दूसरों के खेतों पर काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर दिगंबर छोटे से गांव से है। गांव पर खेती लायक जमीन न थी और पढ़ा लिखा भी न था कि कोई अच्छी नौकरी ही मिल जाती। घर में संयुक्त परिवार था। दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता से लेकर चचेरे भाई बहन, अपने भाई बहन और पत्नी तक सभी थे। साथ में कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण दिल जल्दी ही दो बेटे और एक बेटी भी हो गए थे। अब चौथा भी आने वाला था और घर में भी तंगी बढ़ती ही जा रही थी। खाने पीने का इंतजाम तो किसी तरह हो जाता था, लेकिन और जरूरतों को पूरा करना लगभग असंभव हो चुका था। किसी तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी कर भरण पोषण हो रहा था, परंतु दिगंबर संतुष्ट नहीं था। उसके दो हम उम्र गांव के दोस्त शहर गए थे और वहां से अच्छी कमाई करके आते थे, तो दिगंबर का मन भी होता कि वो भी एक बार शहर जाए। किसी तरह जुगाड़ बिठाकर पैसे रुपये का इंतजाम कर दिगंबर अपने दोस्तों के साथ शहर आ गया। वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ पहले से ही और 7 लोग रहते थे। एक बड़ा टीन की छांव वाला कमरा, उसमें सामान रखने की जगह तक ठीक से न थी। दिगंबर का उसमें रह पाना मुश्किल था। सबने उसे अलग व्यवस्था करने को कहा। शहर तो आ गया था, पर व्यवस्था इतनी जल्दी कैसे करता। वो एक पेड़ के नीचे गमछा बिछा कर लेट गया। दोस्तों ने खाने की व्यवस्था कर दी थी, परंतु रहने का इंतजाम वो नहीं कर पाए। सवेरे दोनों दोस्त उसे अपने साथ ले गए और काम पर लगवा दिया। कुछ पैसे रोज के आने लगे तो दिगंबर ने घर की तलाश भी शुरू कर दी। एक दिन वो काम से लौटकर उसी पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक औरत आई। औरत ठीक 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 नहीं कहा जा सकता उसे, क्योंकि उम्र से वो 26-27 की थी, लेकिन गरीबी और शायद मजदूरी ने उसे प्रौढ़ कर दिया था। वो सुस्ताने के लिए वहीं बैठ गई। दिगंबर को पता नहीं क्यों उसके चेहरे की थकान देख सहानुभूति सी हुई और बोला, पानी पियोगी? उसने घूरते हुए देखा और बोली, नहीं, हम अजनबी लोग का हाथ से पानी नहीं लेंगे। उसके बाद वो अपने पुराने झरे से बैग से एक पुराना घिसा हुआ प्लास्टिक की बोतल निकालकर गटगट पानी पीने लगी। दिगंबर उसे ध्यान से देख रहा था। उसका रंग गोरा था, लेकिन शायद धूप और मजदूरी के कारण जगह जगह से काला पड़ गया था। माथे पर पसीने की बूंदें और गर्दन के नीचे धार सी बह रही थी। ब्लाउज जगह जगह से भीग गया था और अंदर का शरीर स्पष्ट दिख रहा था। वो बेखबर बैठी अपने आंचल से हवा कर रही थी। दिगंबर गांव से एक प्लास्टिक का हाथ का पंखा लाया था। उसे देते हुए बोला, ये लो, इससे हवा करो। इस बार वो बोली कुछ नहीं, लेकिन चेहरे पर वही रोष था। उसने पंखा ले लिया। हवा करते हुए बोली, तुम क्या यहाँ रहते हो? घर खोज रहा हूँ। मिला नहीं। क्या करते हो तुम? फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, तुम गांव से आए हो? 1 महीना होने जा रहा है। काम तो मिल गया, पर घर नहीं मिल रहा। तुम शादीशुदा हो? दिगंबर ने सोचा, हाँ कहने पर ये सोचेगी परिवार रखेगा उसी घर में, तो कहीं घर दिलाने की सोच रही होगी तो मना भी कर सकती है। दोस्तों ने बताया था, परिवार के लिए जल्दी घर नहीं मिलेगा। अकेला प्राणी तो कहीं भी गुजारा कर सकता है। नहीं, उसने धीरे से कहा, देखकर तो नहीं लगता। तुम्हारी उम्र कितनी है? 30 साल नहीं हुआ भी। पर बूढ़ा जैसा दिखता हो तुम। दिगंबर उसकी बात सुन मन ही मन हंसा। खुद तो बूढ़ी दिख रही है और मुझे बूढ़ा कह रही है। बोला, मजदूरी से हो गया। दिन भर धूप में काम करके आदमी क्या जवान रह पाता है? तुम ठीक बोला। तुम घर दिला सकती हो? दिला सकती हूँ, पर मैं तुमको ठीक से जानती नहीं। क्या जानना चाहती हो? सब तो बता दिया।
रामपुर गांव से आया हूँ। मेरा नाम दिगंबर है और गांव के दो दोस्त भी मेरे यही काम करते हैं। चाहो तो उनसे पूछ लो मेरे बारे में। दिगंबर घर की उम्मीद में पूरा विश्वास दिला देना चाहता था। कौन दोस्त? पहले मैं उनसे मिलूंगी, फिर सोचूंगी। कल ही मिला दूंगा, इसी जगह, इसी समय। ठीक है, मैं कल आऊंगी, अभी जाती हूँ, कहकर वो उठ खड़ी हुई। दिगंबर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि रहने का ठिकाना हो जाएगा, इसीलिए उसके प्रति कृतज्ञ भाव से उठ खड़ा हुआ। वो चली गई और वो दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा। अगले दिन ठीक समय सब मिले। दिगंबर ने दोस्तों को समझा दिया था कि शादी वाली बात ना बताए, बाकी सब कुछ सही सही बता दे। उसने पूरी तहकीकात की। सब तरफ से आश्वस्त होने के बाद दिगंबर से कहा, कल बस स्टैंड के पास आ जाना। कितने बजे? भोर बेला में 6 बजे। 8 बजे मैं काम पर चली जाती हूँ। ठीक है। दिगंबर का दिल खुशी से उछल रहा था। महीने भर की तलाश अब पूरी होने वाली थी। दिगंबर का भाग्य अच्छा था, उसे जल्दी ही घर मिलने जा रहा था। कहाँ और कैसा यह तो नहीं मालूम था, पर जैसा भी होगा वो गुजारा कर लेगा, क्योंकि उसने अपने आप को मानसिक रूप से उसके लिए तैयार कर लिया था। ठीक 6 बजे दिल्ली के बाहरी इलाके के बस स्टैंड पर दिगंबर पहुंच गया। अभी वो आई नहीं थी। उसे याद आया कि उसने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। पता नहीं वह कैसी औरत है, कहीं फंसा ना दे। कुछ गलत ही सोच आने लगी थी और उसको अनिष्ट की आशंका होने लगी। तभी वो आती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही सारी आशंकाएं गायब हो गई। वो चेहरे से तेज तर्रार लगती थी, लेकिन हाव भाव से कुटिल बिल्कुल नहीं लगती थी। ओह, तुम आ गए, मैं लेट हो गई। ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, ठीक है। पहले बता देती हूँ सब कुछ। मेरा घर एक मुसलमान मालिक का है, पर वो यहाँ नहीं रहता है। वो महीने की पहली तारीख को आता है भाड़ा लेने। उसको बोलना तुम मेरा आदमी है, नहीं तो रहने नहीं देगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। दिगंबर को लगा कि वो कहीं फंस तो नहीं रहा। मतलब यहाँ कोई घर नहीं मिलेगा जल्दी। एक घर का भाड़ा 1000 रुपया है, तुम दे नहीं सकोगे। रोज 100 रुपया कमाते हैं, तुम घर भेजोगे क्या खाओगे? भाड़ा देगा तो बचाएगा क्या? इसके लिए मैंने अपने घर के बरामदे में तुमको रहने की जगह दी। पहले देख लो, फिर आगे की बात होगी। वो जो कुछ भी समझाना चाह रही थी, दिगंबर समझ नहीं पा रहा था। ठीक है, चलो। दिगंबर ने घर देखा। बस स्टैंड से ज्यादा दूर नहीं था, 7-8 मिनट का रास्ता था। घर उसका छोटा ही था, पर बरामदा काफी बड़ा था। उसमें रस्सी बांधकर घेरा बनाया हुआ था। रस्सी पर साड़ी फैलाया हुआ था, जो पर्दे का काम कर रहा था, जिससे बरामदे का कुछ भी बाहर से देख पाना असंभव था। कैसा है? उसने पूछा। ठीक है, लेकिन बरसात में दिक्कत होगी, थोड़ा परेशानी होगी। तुम सोच लो। दिगंबर को घर के नाम पर जो भी मिल रहा था वह भी हाथ से निकल ना जाए, यही सोचकर उसने कहा, ठीक है, भाड़ा कितना होगा इसका? 400। इतने सा का 400? दरवाजा भी नहीं, सुरक्षा भी नहीं, मेरा सामान चोरी हो गया तो 400 ऐसे ही चला जाएगा। छोड़ो, जास्ती भाव खाने का नहीं है। टाइम, मैं चलती हूँ। सुबह सुबह खाली समय बर्बाद हुआ, कहकर वो जाने के लिए मुड़ गई। अरे, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, मुझे मंजूर है। ठीक है, कल से अपना सामान इधर लेके आ जाना, मेरा टाइम हो गया।
और 100 रुपया एडवांस दे देना पहले। दिगंबर ने अगले दिन 100 रुपया देकर एक निश्चित स्थान पा लिया रहने को। कहाँ तो गांव में जगह ही जगह थी और यहाँ पैसा है तो जगह ही नहीं। सामान उसने बरामदे के एक कोने में रखा, टीन का बक्सा खरीद लाया और उसमें सब कुछ भरकर ताला लगा दिया। उस बक्से को रस्से से बरामदे के टीन के नीचे लगे लोहे से बांध दिया। चाय पियोगे? शाम को वो जब लौटी तो चाय बनाकर ले आई। ये क्या? ये चाय है, इसमें दूध कहाँ है? ये काली चाय, दूध गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? इसके लिए मैं काली चाय पीती हूँ। दिगंबर को उसकी बात सही लगी, चाय लेकर पीने लगा। तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? वसुधा। वसुधा, अच्छा नाम है। तुम्हारा क्या कोई नहीं है? हम 5 बहन हैं। अच्छा, सब क्या गांव में रहते हैं? तुम अकेले कैसे रह लेती हो? माँ बाप कहाँ है? बाबा का बचपन में देहांत हो गया, माँ बूढ़ी हो गई है। निर्मला दी सबसे बड़ी है और उनके बच्चे शादी लायक हो गए हैं। अब यशोदा मेरे से छोटी बहन को मैंने अपने पास रखा था। मैं कमाने लगी तो यशोदा को ले आई। सब परिवार गांव में रहता है। मेरा झुमकी और कंगना की भी शादी हो गई है। अभी यशोदा की भी शादी कर दी 2 साल पहले। अच्छा, और तुमने शादी नहीं की? नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं आया। पसंद? माँ बाप लड़कियों की शादी कराते हैं, इसमें पसंद की क्या बात है? ये सब तुम्हारे गांव में होता है, हम लोग पसंद करके शादी करते हैं, मतलब प्यार मोहब्बत। हमारे यहाँ तो प्यार सोच भी नहीं सकता कोई, ये सब सिनेमा में होता है। अपने जाति में शादी होती है। ए बाबा, कैसा रस्म है तुम लोग का? अभी तक जाति मानते हो? हम लोग ये सब नहीं मानते। तुम किस जाति की हो मालूम है? बढ़ई का काम करता था हमारा बाबा, वो ही जाति है। मैं कश्यप हूँ, मेरे घर में जो भी शादी होगी कश्यप से ही होगी। मतलब तुम अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते हो? ये सब तो सिनेमा में होता है, सच में नहीं। चलो अब मैं खाना बनाती हूँ। वो समझ गई कि ये पूरा देहाती है, कुछ भी तर्क नहीं मानेगा और समय नष्ट होगा, इसीलिए वो उठकर चली गई। पर दिगंबर को उसकी बातें अच्छी लग रही थी। वो चाह रहा था कि उससे बातें करते ही रहे। तभी अंदर से उसने पूछा, खाना खाओगे? नहीं, मैं सत्तू लाया हूँ, वही खाऊंगा। देख लो, दाल चावल खाने का मन हो तो बोलना। दिगंबर के मुंह में घर के बने दाल चावल के नाम से ही पानी आ गया। महीनों हो गए थे घर के बने दाल चावल खाए हुए। वो थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा खा लूंगा, पैसा लगेगा किंतु। कितना? रोज एक टाइम खाएगा तो महीने का 500। कुछ कम नहीं होगा? नहीं, 20 रुपया किलो चावल है, रोज 10 रुपया उसमें ही लगेगा, उसमें से स्टोव का केरोसिन, फिर मेरी मेहनत, समझे? ठीक है। रात को उसने देखा दाल चावल प्याज की सलाद, भूख इतनी तीव्र थी कि तुरंत टूट पड़ा। उसे एक अरसे बाद स्वादिष्ट भोजन मिला था। दाल चावल वाकई स्वादिष्ट बने थे। तुम खाना अच्छा बनाती हो, उसने तारीफ की। हमको मालूम है, पहले एक बाड़ी में खाना बनाती थी, वहाँ 2 घर से 500-500 मिलता था, खर्चा नहीं पड़ता था हमारा। तब हम दूसरा काम पकड़ा।
अभी क्या करती हो? अभी नया नया मकान बन रहा है, उसमें प्लास्टर और पेरिस लगाती हूँ दीवार पर। कितना मिलता है? रोज का 400 और खाना। वाह, ये तो फैक्ट्री में काम करने से अच्छा काम है। दिगंबर को ज्यादा पैसा सुनकर अच्छा लगा। तुम करोगे उसमें काम? हाँ, क्यों नहीं, वो तुरंत बोला। नेकी और पूछ पूछ। उसने सोचा, मैं कल ही बात करूंगी तुम्हारे लिए, अभी सो जाओ। वो कमरे में गई और अंदर से कुंडी लगा ली। दिगंबर को उससे बात करना तो रुचिकर लगता ही था। उसने नौकरी की व्यवस्था की बात कह दी तो और भी अधिक उत्साहित हो गया। घर भी उसने ही दिया था, चाहे जैसा हो, एक छत तो मिला था। हे भाई, तुम कौन? 2 दिन बाद वसुधा के जाने के बाद बड़े बड़े सफेद दाढ़ी वाला आदमी आया। उसने सिर पर मुसलमानी टोपी पहन रखी थी। मैं वसुधा का आदमी हूँ। वसुधा के कहे अनुसार उसने बोला। वो कहाँ है? आज 3 तारीख हो गई, भाड़ा लेना है। वो तो काम पर गई, मैं दे देता हूँ भाड़ा, कहकर उसने अपने कमर में लपेटे गमछे की गांठ से 1000 रुपया गिनकर निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, गिन लो भाई। इसकी जरूरत नहीं, हमारा रिश्ता विश्वास पर चलता है। यहाँ सब लोग के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है और सब समय पर भाड़ा दे देते हैं, कहकर वो चला गया। उसके जाने पर दिगंबर ने राहत की सांस ली। वसुधा ने बात कर ली थी अपने मालिक से। आज वो दिगंबर को साथ ले गई। वहां जाकर उसने परिचय कराया। सीधा आदमी है, जो बोलोगे वही करेगा। काम सीखने में समय लग सकता है, लेकिन परिश्रमी है। दिगंबर बहुत खुश था। उसे दुगुने पैसे में नया काम मिल गया था और वसुधा का साथ भी। वो काम करने लगा, लेकिन उसकी नज़र अक्सर वसुधा पर ही रहती। कभी कभी कनखियों से वसुधा भी देख लेती थी। कई बार नज़र मिल जाती और दोनों झेप जाते। वसुधा के लिए दिगंबर धीरे धीरे महत्वपूर्ण होता जा रहा था और दिगंबर के लिए वसुधा उसकी हर समस्या का हल। 2 महीने बाद एक दिन वसुधा ने कहा, तुम मुझे इतना क्यों घूरते हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी है, पर तुम सबसे अलग हो। अपने पैर पर खड़ी, खुद ही कमाती और खाती हो, ये अच्छा लगा। इसके लिए घूरते हो? तुमने मदद भी की है मेरी, और लगता है कोई परेशानी होगी तो तुम हल निकाल दोगी। ओ, मैं कुछ और समझी, उसने सांस छोड़ते हुए कहा। क्या समझी? एक आदमी औरत को काहे घूरेगा? तुम नहीं जानते? नहीं, तुम बताओ। दिगंबर दरअसल समझ ही नहीं पा रहा था कि वसुधा से उसे जो लगाव होने लगा है वो प्यार है। वो खुद को शादीशुदा समझ एक दायरे में रहता था, परंतु उसके हाव भाव से वसुधा ने यह समझ लिया था, तुम बेवकूफ हो, प्यार नहीं जानते। नहीं, पर जानता हूँ। दिगंबर शादीशुदा, 3 बच्चों का बाप, चौथे की तैयारी थी, पर प्यार नहीं किया था। प्यार करता भी कैसे? शादी के बाद एक औरत मिलती है जिसके साथ सोकर बच्चा पैदा करना होता है। प्यार तो सिनेमा की चीज है, जिंदगी में प्यार भी होता है। ये नहीं मालूम था, क्योंकि हुआ ही नहीं कभी किसी से। कैसे जानता? वसुधा के प्रश्न से चौंक गया। सिनेमा में देखा है। तुम कैसे आदमी है? सिनेमा में देखा खाली। तुम्हारा गांव में प्रेम नहीं करता कोई? नहीं। तो शादी कैसे बनाता? बच्चा कैसे पैदा करता? उसके लिए प्यार का क्या जरूरत? शादी माँ बाप कर देते हैं और औरत आदमी के साथ सोएगी तो बच्चा पैदा होगा ही। वसुधा उसकी बातें सुनकर निशब्द थी।
प्रेम की जो हल्की सी लहर मन में उठने लगी थी, वो उसकी बातों से हवा हो गई। स्त्री उसके लिए मात्र उपभोग की वस्तु थी। बिना जाने किसी के साथ सोकर बच्चा पैदा कर लेना, ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वसुधा ने अपने काम में ध्यान देना शुरू किया। अब दिगंबर को पहले की तरह नहीं देखती थी। दिगंबर को लगा कि वो नाराज रहने लगी है। उससे शायद मूर्ख कहे कि भोला। प्यार का मतलब वो नहीं समझा पाया था। गांव में अक्सर संबंधों की चर्चा होती है। जेठ का अपने भाई की पत्नी से, भाभी का देवर से, ससुर का बहू से, तो किसी लड़के या आदमी का किसी लड़की या औरत से। यह चर्चा आम बात थी। कभी कभी बूढ़े का जवान लड़की से भी संबंध सुनने को मिलता है। अपनी समझ से सब बात को छिपा कर रखना चाहते, लेकिन छोटा सा गांव था। एक चूहा भी मरता तो पूरे गांव में गंध फैल जाती। बचपन से यह देखते सुनते दिगंबर को यह लगा था कि कोई औरत आदमी संबंध बना सकता है, इसमें प्यार जैसे भाव का कोई जगह भी थी नहीं। एक बात थी जो उसने देखी थी कि लगभग सभी आदमी दूसरी तीसरी औरत से संबंध रखते, लेकिन अपनी पत्नी पर कड़ी निगरानी रखते। बात तो हंसने वाली थी, क्योंकि 24 घंटे नजर रखना संभव ही नहीं था। और फिर कोई औरत संबंध ही बनाना चाहे तो आदमी आराम से उपलब्ध हो ही जाता है। दिगंबर अपनी इसी सोच को लेकर जीता आया था, लेकिन वसुधा की बेरुखी से उसे दुख होने लगा था। वो चाहता था कि पहले की तरह कनखियों से देखे, कुछ पूछे, पर वसुधा ना तो देखती थी और ना ही कुछ पूछती थी। पहले की तरह उससे रहा ना गया, तो एक दिन काम से लौटते समय बोला, तुम गुस्सा हो मेरे ऊपर, कोई गलती हुई है मुझसे? नहीं, तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगी? तुम मेरे क्या लगते हो? तो पहले की तरह बात नहीं करती। मेरी मर्जी, तुम्हारा हमारा बस घर और काम का साथ है। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारा बहुत उपकार है मेरे ऊपर, तुम बहुत मददगार हो। उसके शब्दों का कुछ कुछ असर वसुधा पर हो रहा था। माथे की सिकुड़न कम हो गई थी। ठीक है, ज्यादा चापलूसी मत करो। चाय पियोगे? स्पेशल मलाई मार के उसने कहा। मुस्कुराकर पूछा। वसुधा को चाय बेहद पसंद थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी दूर पर रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। तरह तरह के बिस्किट, नमकीन, केक सब था वहाँ। बेंच खाली देखकर दिगंबर ने कहा, चलो इसी में पीते हैं। सड़क के किनारे लगे बेंच पर बैठ गए दोनों। ए भाई, 2 स्पेशल कड़क चाय बना दो, मलाई मार के, इलायची अदरक वाली। चाय वाले ने पूछा। हाँ वही, दूध खूब डालना। अच्छा, कहकर वो चाय बनाने लगा। मैं तुमको वसुधा बोल सकता हूँ, बुरा नहीं लगेगा ना? ये क्या? वसुधा को वसुधा नहीं तो शारदा बोलेगा तुम? शारदा? सहसा उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। शारदा कुछ बोलती नहीं थी। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह खटती और रात में पति के सामने अपना शरीर रख देती थी। वो भी तो कोई वस्तु समझ जी भर कर उसका उपभोग करता था। उसमें आनंद मिले ना मिले, रोजमर्रा के कामों में से एक जरूरी काम से ज्यादा उस उपयोग को कुछ न समझ पाया था। शारदा को जहाँ देखने या छूने में
कोई रुचि नहीं होती थी। वही वसुधा के सानिध्य में उसे छूने का मन होता, उसे देखने का मन होता। वो शारदा के जैसा संबंध नहीं चाहता था उससे। और फिर वसुधा भी ऐसी वैसी औरत नहीं थी, हाथ भी ना लगाने देती उसे, ये वो बखूबी जानता था। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। तुम किसी से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है? तुमने कहा ना कि प्यार करोगी, तब शादी, इसीलिए पूछा। तुम तो प्यार जानते भी नहीं, तो तुमसे बोलने से क्या लाभ? तुम बताओ तो जान जाऊंगा। चाय पियो और घर चलो चुपचाप। वो गंभीर ही रहती थी ज्यादातर। एक बात पूछूं? क्या? तुम अकेले रहती हो, डर नहीं लगता? मेरा मतलब, कोई आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया तो? हाथ पैर काट डालूंगी मैं। हंसिया रखती हूँ हमेशा पास में। अरे बाप रे, तुम तो खतरनाक हो। वो थोड़ा भय से बोला। तुम डर गए? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे? वसुधा के इस सवाल से दिगंबर चौंक गया। वो वसुधा को छूना जरूर चाहता था, जाने क्यों। स्पर्श की तीव्र आकांक्षा थी, परंतु शारीरिक संबंध का ख्याल नहीं आया था। वसुधा, मैं तुमको खराब नजर से नहीं देखता हूँ, बस तुमसे बातचीत करना अच्छा लगता है। वसुधा मन ही मन उसके भोलेपन पर खुश भी हो रही थी, लेकिन चेहरे पर क्रोध का भाव रखे हुए थी। औरत थी, इसीलिए पता था सहज होने से पुरुष तुरंत लाभ उठा लेता है। ये तो बेवकूफ़ी है, प्यार भी नहीं जानता। वसुधा को पता था उसे जो अच्छा लगने लगा है वस्तुतः वही प्रेम है। स्त्री थी, पहला कदम बढ़ाने में हिचक भी था, और दिगंबर के प्रति वो कुछ आशंकित भी थी कि पता नहीं प्यार समझ पाएगा भी कि नहीं। कुछ महीने इसी तरह बातचीत, जानने समझने में गुजर गए। वसुधा ने दिगंबर की तरफ से पहल होते नहीं देखा, तो एक दिन वो बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी करते हो। दिगंबर समझ नहीं पाया क्या जवाब दे। बोला, तुम अच्छी लगती हो। पता नहीं यही प्यार है क्या? अरे पागल, इतनी उम्र हो गई, प्यार भी नहीं समझ पाता। तुम शादी करोगे मुझसे? शादी? ये तो सोचा ही नहीं। कल गांव जा रहा हूँ, वहां से आकर बताऊंगा। वो घबरा गया, पहले से शादीशुदा था। कहीं वसुधा को पता चला तो घर से निकाल ना दे, नौकरी भी हाथ से जाएगी, फिर घर पर सब कैसे। नहीं नहीं, ठीक है, जल्दी आना, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, अब अकेले अच्छा नहीं लगेगा। पहली बार उस तेज तर्रार स्त्री को उदासीन देख दिगंबर पिघल गया। मेरा भी मन नहीं लगेगा वहाँ। 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, हफ्ता भर में आ जाऊंगा। दिगंबर गांव पहुंचा तो सबके लिए कुछ न कुछ ले गया। इतने दिनों के जुटाए सामान, पैसे, मिठाइयाँ, बच्चों के खिलौने, कपड़े, सब कुछ। घर में सब खुश थे। शारदा को बेटी हुई थी 2 दिन पहले ही, वो कमरे में ही थी। पता नहीं दिगंबर को आज पहली बार शारदा को देखने, उससे बात करने का मन कर रहा था। वो कमरे में गया। शारदा, सो रही हो क्या? नहीं, आप कब आए? आधा घंटा हो गया। अच्छा, पानी लाते हैं? नहीं, तू आराम कर, मैंने पानी पी लिया। आप तो शहरी बाबू बन गए। वो थोड़ा लजा गया, पर बोला, अब मैं जो कपड़े लाया हूँ उसे पहनकर तू शहरी मैम बन जाएगी। शारदा के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया न थी, शायद पीड़ा में थी, पहले से भी भावहीन हो रही थी।
शहरी मैम के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं, पर वहाँ औरत लड़की बड़े तरीके से रहती है, तो भी वैसे ही रहा कर, अच्छा लगेगा। देखो जी, वो दिल्ली है दिल्ली। बाबूजी कह रहे थे अम्मा से कि शहरी मैम काला जादू जानती है, मर्द पसंद आ जाए तो फंसा लेती है। आप इस जादू से बचकर ही रहिएगा। वो सुनी सुनाई बातें बोल गई। मैं शादीशुदा हूँ, गांव में नहीं फंसा तो वहाँ क्या फंसूंगा। हालांकि वो जानता था ये सत्य नहीं है। उसके दिमाग पर वसुधा हावी थी, परंतु यह सब कहना ना तो उचित था और ना ही सरल। हमें तो लग रहा है दिल्ली का जादू चल गया है, नहीं तो हमारे कमरे में दिन में तो कभी ना आते थे। आज इस तरह तू मेरी पत्नी है, तेरे कमरे में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी क्या किसी से? वो तो मेरी शराफत है कि दिन में नहीं आता था। अब प्यार करने के लिए अम्मा बाबूजी से तो नहीं पूछने जाऊंगा। वो दिगंबर की बात से चौंक गई। हाय राम, प्यार ये क्या हम कह रहे हैं? जरूर आप पर किसी दिल्ली वाली का काला जादू काम कर रहा है। सच सच बताइए, कौन है वो? कोई नहीं, वहाँ औरत आदमी सब एक साथ काम करते हैं, बातचीत भी करते हैं, रहते भी है साथ में। तू पगला गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। आप भी पहले कहाँ ऐसे थे? ये प्यार वाली बात कभी नहीं किए हमसे। चल छोड़, मैं जा रहा हूँ नहाने, कहकर दिगंबर कमरे से निकल आया। कमरे से क्या निकला, बच गया, जान बची। बात बात में शारदा ने जिस मुद्दे को उठा दिया था यह सच ही था, और सच को 1,00,000 आवरण के अंदर भी रखा जाए तो वह झूठ में नहीं बदल सकता। दिगंबर को पता था। तो कुछ देर ठहरा तो वसुधा की बात कह बैठेगा, फिर कोई उसे दिल्ली जाने नहीं देगा, और वो पैसा नहीं कमा पाया तो घर की अवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। कुछ दिन गांव में रहा, वसुधा के बारे में सोचता रहता, लेकिन घर में घुसते ही शारदा से सामना होता। साधारण मनुष्य था, कोई तपस्वी नहीं था जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता। प्रेम भी इतना गहरा नहीं था कि शारदा को त्यागने की बात सोचे। शारदा उसकी पत्नी थी, सुंदर भी थी, कामकाजी भी, बस भावहीन थी, प्रेम नहीं जानती थी। दिगंबर पर धीरे धीरे वसुधा का प्रेम असर करने लगा था, और वो शारदा से वैसी ही अपेक्षा रखने लगा जैसा वसुधा उसके साथ करती थी, यानी बातचीत, मदद, नाराजगी, सब कुछ। शारदा को इतनी फुर्सत भी कहाँ थी। वो तो 4-5 दिन बाद ही धीरे धीरे कुछ कुछ काम में लग गई और रात में ही पति के पास आती, मशीन की तरह जीवन जी रही थी। दिगंबर का मन कुछ विरक्त रहने लगा। वो चुपचाप कमरे में आकर सो जाता। कल सांझ को ट्रेन पकड़नी है, उसने सवेरे सवेरे आंगन में सबके बीच सूचना दी और शारदा के चेहरे की तरफ देखने लगा। वो काम करते करते रुक गई, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के पुनः काम पर लगते हुए बोली, कितने बजे? रात को 9 बजे है, घर से 7 बजे निकल जाऊंगा। ठीक है, रास्ते का खाना बना देंगे, थोड़ा ज्यादा बना देना, वहाँ दोस्त यार लोग हैं। अच्छा, कहते हुए निर्विकार काम पर लगी रही। इधर हफ्ते भर का बोलकर जब दिगंबर नहीं पहुंचा तो वसुधा को चिंता होने लगी। धोखा तो नहीं दिया कहीं, पर धोखा कैसे देगा? महीने का भाड़ा देकर गया है, और फिर उसका टीन का बक्सा भी तो यही है। उसका मन हुआ उसके दोस्तों से मिलकर उसके बारे में पूछे, लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, सोचकर चुप रह गई। दिगंबर जब घर पहुंचा तो ताला बंद था।
वसुधा काम पर जा चुकी थी। वो चाहता तो नहा धोकर काम पर जा सकता था, लेकिन उसने आज आराम करना ही ठीक समझा। वसुधा के आने के पहले उसने साफ सफाई की, सामान ठीक किया, नहाया, लाए हुए खाने में से खाना खाया, पानी पीकर थोड़ा बाहर घूम आया, फिर सामने लगी चौकी पर लेट गया। वसुधा जब काम से लौटी तो उसके कपड़े वगैरह सब फैला हुआ देख समझ गई कि दिगंबर आ गया है। अंदर से अद्भुत खुशी, परंतु चेहरे पर सख्त भाव लिए हुए उसने घर में प्रवेश किया। तुम कब आए? 12 बजे आ गया था। कुछ खाया? हाँ, खा लिया। गांव से लाया हूँ, तुम्हारे लिए भी। अच्छा, खाऊंगी। हाँ, मैं बना दूँ? नहीं, तुम इधर रुको, घर में नहीं जा सकते। तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं। मैं इतनी जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती, पर मैं तो 3 महीने से यहाँ रह रहा हूँ। अब भी आदमी लोग कुत्ता का माफिक होता है, तुमको खराब लगेगा, पर ये सच बात है। दिगंबर कुछ ना बोला। वो वसुधा की हर बात में रुचि लेता था, चाहे अच्छी हो या बुरी। उसे याद आया, शारदा तो किसी भी चीज पर अपना विचार रखती ही नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या मैं भी कहाँ पढ़ा लिखा हूँ? और ये वसुधा भी कितना पढ़ना लिखना जानती है, लेकिन लोगों से मिलते जुलते कितना कुछ जान चुकी है। अकेले के दम पर इतने बड़े शहर में रहना मामूली बात नहीं, बहादुर है। शारदा तो रात में तेज आवाज हो तो टॉर्च या डिबरी जलाकर देखने लगती है और बोलती है, जरूर भूत प्रेत होगा। पता नहीं वो कब शारदा और वसुधा में तुलना करने लगा। जितना तुलना करता वसुधा का पलड़ा भारी रहता। कहीं ना कहीं वह खुद चाहता था कि वसुधा का पलड़ा भारी रहे। चलो, वसुधा की आवाज से चौंका। उसने चाय लेकर चौकी पर रखी और वसुधा की ओर डिब्बा बढ़ाते हुए बोला, इसमें बेसन के लड्डू लाया हूँ तुम्हारे लिए। वो चौकी पर बैठ गई, डिब्बा खोलकर एक लड्डू निकालकर खाने लगी। बहुत अच्छा लगा उसे। ये सब उसे आता नहीं था। किसने बनाया? खूब बढ़िया बना है। शारदा, मेरा मतलब माँ ने बनाया। उसके मुंह से शारदा का नाम निकल गया। वसुधा ने चौंक कर देखा तो झट उसने बात बदल दी। शारदा? कौन? वो तुम्हारा नाम ले रहा था। वसुधा की जगह शारदा निकल गया। वो हंसकर बोला। अच्छा, उसने राहत की सांस ली। अभी अभी एक हंगामा होने से बच गया। कल से दूध ले आऊंगा, 2 टाइम दूध की चाय ही बन जाएगी। उसने ध्यान दूसरी तरफ खींचा। ठीक है, तुमने शादी की बात की उधर जाके? हाँ, किया। 2-3 महीना रुक जाओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो लोग इधर नहीं आ पाएंगे। ओ, क्या हुआ? बुढ़ापा है और क्या, कुछ कुछ हो जाता है। फिर सबको ऐसे कैसे लाऊंगा, किधर रखूंगा, इतनी कमाई नहीं है मेरी। ये बात ठीक बोले। तुम कोर्ट मैरिज कर लो मेरे साथ, ये सब झमेला नहीं होगा। उसने सुझाव दिया। दिगंबर सोच रहा था, ये शादी के लिए इतनी उतावली क्यों है। वो अभी मन से खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। शारदा को धोखा देना नहीं चाहता था, पर शारदा से जो लगाव हो गया था उसके बिना भी रहना मुश्किल लग रहा था। तुमको शादी की जल्दी क्यों है? मैं तो अब यहीं रहूंगा, कुछ दिन में अच्छा घर ले लूं फिर। आदमी जात का मैं भरोसा नहीं करती, पर तुम पर मुझे विश्वास है। तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे, इसीलिए शादी करना चाहती हूँ। तुम सीधे आदमी हो और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। तुम नहीं थे तो मन नहीं लगता था मेरा। वसुधा ने अपने हृदय की बात को स्पष्ट रूप से दिगंबर के समक्ष रख दिया। दिगंबर कसम कस में था, लेकिन सोचा कि यहाँ वो शादी कर भी लेगा तो कौन देखने आता है। इसके लिए पहले दूसरे घर का इंतजाम करना चाहता था, जहाँ उसके दोस्त या पहचान वाले ना पहुँच सके। अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए
सबको अप्रश्न करना सहज नहीं था। तुम जल्दी दूसरा घर ढूंढो, मैं भी कोशिश करूंगा, फिर शादी कर लेंगे हम। उसने अभी के लिए बात टाल दी। घर ढूंढने में 4-5 महीने लग गए। इस दौरान वसुधा और दिगंबर में नजदीकियां बढ़ती रही। अब बात स्पर्श तक आ पहुंची थी, आलिंगन, चुंबन इत्यादि। दिगंबर अब धैर्य नहीं रख पा रहा था। एक स्त्री समर्पण को तैयार हो तो पुरुष भला कब तक तपस्वी बना रहे। घर मिलते ही कोर्ट मैरिज कर लिया। उसके बाद दोनों सुखी दाम्पत्य जीवन जीने लगे। वसुधा व्यवहार से जितनी सख्त थी, प्रेम के मामले में उतनी ही सरल। दिगंबर का खूब ख्याल रखती और उसके लिए तरह तरह का खाना बनाती, साज श्रृंगार करती, बाहों में बाहें डाल घूमने जाती, फिल्म देखती, कभी कभी सड़क के ढाबे नुमा होटल पर खाना भी खाते। सब कुछ आराम से चल रहा था। दिगंबर इस प्रसन्नता के दौर में यह भूल गया कि वो पहले से 4 बच्चों का बाप है। अब ना तो वह वसुधा से शारदा की तुलना करता और ना ही अपने किए पर अफसोस ही। 9 महीने बीत गए, गांव गए और शादी के भी 2 महीने हो चुके थे। गांव से माँ की चिट्ठी आई जो कि किसी और से लिखवाई गई थी। दिगंबर भी पढ़ना नहीं जानता था, काम पर ही किसी से पढ़वाया। उसे घर आने की बात लिखी थी। माँ बहुत बीमार थी और शारदा के घुटने में दर्द रहने लगा था। पैसे रुपए की भी मांग थी। उसने वसुधा से पैसे और माँ की बात बताई तो वो भी चलने को तैयार हो गई। तुम्हारे जाने में डबल खर्चा होगा, इतना रुपया नहीं है। अभी तो माँ के लिए कुछ रकम जुगाड़ लूं तो ही बहुत है। मैं ठेकेदार से बात करके पैसा दिला दूंगी। तुम जाओ, माँ को देखो, अभी मैं बाद में आ जाऊंगी। उसने खुद ही सब सोचकर मना कर दिया। दिगंबर ने राहत की सांस ली। दिगंबर सब जब गांव पहुंचा तो ठीक अगले ही दिन माँ की मौत हो गई। सब कार्यक्रम होते 14-15 दिन लग गए। शारदा को भी शहर ले जाकर डॉक्टर से दिखाया, उसके लिए दवा, मालिश का तेल आदि की व्यवस्था किया। अपनी तरह बच्चों को गवार बनाएंगे। गांव के स्कूल में बड़े बेटे का एडमिशन करवा दिया था। अब 5 क्लास में बाहर भर्ती करना पड़ेगा। छोटका भी 2 क्लास पास कर लिया है। इतना पैसा नहीं कमाता हूँ, वहाँ कोई पेड़ नहीं लगा जो तुमको तोड़कर रुपया ला दूं। किसी तरह खाना पीना कपड़ा लत्ता का इंतजाम कर देता हूँ, यही बहुत है, उसने उखड़ कर कहा। तो बड़े बेटे गोपाल को अपने साथ ले जाइए, बड़ा शहर है, बहुत स्कूल होगा वहां पर। पागल हो गई है, मैं दिन भर काम में रहता हूँ, इसको कौन देखेगा। तो इधर क्या करेगा, वही माटी गोबर। देखता हूँ कोई व्यवस्था होगी तो जरूर ले जाऊंगा। 1.5 महीने बाद वो लौट आया। इस बार चना गुड़ सरसों ले आया था गांव से। वसुधा खुश हो गई। उसने वसुधा से वहां की आर्थिक समस्या बताई तो वसुधा ने सुझाव दिया कि पास के खुली जगह पर सड़क के किनारे चाय और पकौड़ी की दुकान खोल लेती है। काम से लौटकर चाय और पकौड़ी बेचेंगे तो कुछ कमाई बढ़ जाएगी। दिगंबर को उसका सुझाव अच्छा लगा। 6 बजे लौटकर दोनों चाय और पकौड़ी बनाकर बेचने लगे। दिल्ली में चाय और पकौड़ी अखबार के शौकीन हर नुक्कड़ पर मिल जाते हैं। साथ में केक, बिस्किट, नमकीन हो तो कहना ही क्या। धीरे धीरे उनके चाय और पकौड़ी में ग्राहकों की वृद्धि होने लगी। दिगंबर ने धीरे धीरे ठेकेदार का कर्ज भी उतार दिया और घर पर भी अच्छा पैसा भेजने लगा। अब जीवन बहुत सरल होने लगा था। 4 साल बीत गए इसी तरह। अब एक नया मोड़ आ गया उनके जीवन में। दिगंबर, मैं बच्चा चाहती हूँ अब। शादी को 4 साल हो गए, सब लोग टोकते हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ। ये तो तुम, मैं क्या अकेले बच्चा कर लूंगी, आसमान से गिरेगा बच्चा। तो चलो कमरे में, दिगंबर ने छेड़ते हुए कहा।
ए माँ तुम, वो लजा गई। तो क्या करूं, अब आसमान से तो आएगा नहीं, चलो कोशिश करता हूँ। उसने फिर छेड़ा। धत, मैं जाती हूँ, बहुत काम है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुमको, काम पर जाना है अभी। ठीक है, लौटकर उसने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। इसी तरह बच्चे की चाहत में 2 साल और गुजर गए। वसुधा माँ बनने का सपना लिए मंदिरों के चक्कर लगाने लगी। एक दिन उसकी निर्मला दीदी की चिट्ठी आई और उसमें उसने सलाह दिया। डॉक्टर से दिखाने को। वो थोड़ी समझदार थी और बाल बच्चे पढ़ लिख गए थे, तो जानकार भी बन गई थी। वसुधा ने उसकी बात मानकर दिगंबर से कहा, चलो डॉक्टर को दिखा दे। शादी को 6 साल को होने को आया, अभी तक बच्चा। तुम चली जाओ, मैं क्या करूँगा वहाँ। दिगंबर के चेहरे पर परेशानी थी। वसुधा ने समझा बच्चा ना होने की परेशानी है। दिगंबर ने उसे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया और वहां से काम पर निकल गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और दवा दी। सब टेस्ट कराने के बाद वसुधा फिर गई डॉक्टर के पास। रिपोर्ट सब सामान्य थी, कोई समस्या ना थी। इस बार डॉक्टर ने दिगंबर को भी आने को कहा। कल तुम भी चलो डॉक्टर के पास। मैं क्यों, मेरा वहाँ क्या काम है, ये सब औरतों का मामला है। औरत अकेले बच्चा नहीं पैदा करती, उसमें आदमी भी साथ देता है। हो सकता है तुम में खराबी हो तो छोड़ दोगी मुझे, वो जान लेना चाहता था। तुम क्या क्या बोलते हो, खाली बच्चे के लिए शादी होती है। कहीं खराबी निकल गई तो छोड़ मत देना वसुधा, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो दिगंबर को उदास या दुखी कभी नहीं देख पाती थी। दिगंबर कहीं ना कहीं अकेलेपन को दूर करने का साथी भी था और आगे के जीवन का सहारा भी। प्यार तो था ही, भले वो अब तक शायद ही समझ पाया था। दिगंबर की उदासी देख वसुधा को लगा, जब उसमें कोई कमी नहीं तो जरूर दिगंबर में ही कमी होगी। यह बात सामने आई तो कहीं वह हीन भावना से ग्रस्त ना हो जाए। उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और अब सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा। एक दिन एक चिट्ठी आई, यानी बिना डाक टिकट के। पहले ऐसी चिट्ठी आपात स्थिति में या फिर पैसे के अभाव में भेजी जाती थी। इन चिट्ठियों को पाने वाले को दुगुना पैसा देकर इसे लेना पड़ता था। वसुधा पढ़ना जानती नहीं थी, हिंदी तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही था। दिगंबर घर पर नहीं था। उस दिन वसुधा ने पैसे देकर चिट्ठी ली। पड़ोस में एक हिंदी भाषी परिवार रहता था। उसने दिखाकर पूछा कि क्या लिखा है। उसने बताया कि इस पर यहाँ का पता है और पीछे गांव का पता, साथ में ऊपर लिखा है शारदा। शारदा नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। एक बार बात बात में दिगंबर के मुंह से शारदा नाम निकला था, लेकिन बड़ी चालाकी से उसने इसे बदल दिया था। वसुधा का मन किसी आशंका से घबराने लगा। वो बेसब्री से दिगंबर के आने का इंतजार करने लगी। दिगंबर लगभग 2 घंटे बाद आया। उसने चिट्ठी सामने रखते हुए कहा, ये तुम्हारे गांव से आई है। ये शारदा कौन है? दिगंबर का चेहरा उतर गया। वो बोला, तुम ये क्यों पूछ रही हो? इस पर ऐसा कुछ लिखा है क्या? हाँ लिखा है, तभी पूछा मैंने। लेकिन तुमको तो पढ़ना नहीं आता फिर? मैं दीपा से पढ़ाया। वो लोग पढ़े लिखे हैं, सच सच बोलो, शारदा कौन है? आज दिगंबर कटघरे में खड़ा था। शारदा के बारे में बताता तो वसुधा के साथ घर, नौकरी, पैसा सब टूट जाता, और नहीं बताता तो दोबारा चिट्ठी आई तो पोल खुलने पर ज्यादा खतरा होता। एक बार मन में शक का बीज आ गया तो उसे पनपने में देर नहीं लगती। वो समझ गया अब बिना बताए काम नहीं चलेगा। जो भी परिणाम हो आज हो ही जाए। मन का बोझ खत्म होगा और रोज रोज डर कर जीने से एक बार मरना ठीक होगा। मैं तुमको सब बताना चाहता था वसुधा, लेकिन हमारे बीच सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बता नहीं पाया।
बताने से तुम मुझे छोड़ देती, ये भी डर लेकर जी रहा था। वो सब छोड़ो, बोलो ये कौन है? वो गंभीर थी। शारदा से मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी। वो क्या, तुम शादीशुदा थे? मुझे धोखा दिया। उसकी कड़क आवाज एकाएक दुख से कांपने लगी। वसुधा, मैं धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमसे सच नहीं बता पाया। शक होने का डर था। मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ में। छी, कितने आश्चर्य की बात है। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना नीच भी हो सकता है। मुझे तुमको अपना पति सोचकर ही शर्म महसूस हो रही है। ऐसा मत बोलो वसुधा, जब से दिल्ली आया हूँ तब से तुम्हारा ही रहा हूँ। तुमने जो कहा वो किया, जैसा चाहा वैसा रहा। शादी के बाद मैंने सब फर्ज निभाया। और बच्चा? बच्चा तो नहीं हुआ ना। गांव में कितने बच्चे हैं तुम्हारे? वो कठोर स्वर में बोली। 4-4 बच्चे का बाप था। खर्चा नहीं था। तुमने सारा दिया तो तुम्हारा होकर रह गया। उनके लिए तो खाली पैसा ही भेजता हूँ। सुख तो तुमको देता हूँ सारा। तुम याद करके देखो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। दिगंबर उसके सामने लज्जित भी था और गिड़गिड़ा भी रहा था। गलत? और क्या गलती करेगा? मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। वो क्रोधित भी थी और दुख से रो भी रही थी। नहीं वसुधा, मैं प्यार नहीं जानता था, पर शायद यही प्यार है। सबको इसके लिए छोड़ दिया। कोर्ट मैरिज भी किया तुमसे, फिर भी शादीशुदा था ये छिपाया। मेरी गलती तो है ही, मुझे माफ कर दो। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। माफ कभी नहीं। तुम प्यार जानते नहीं अभी भी। प्यार में सब बता दिया जाता है। तुमने छुपाया मुझसे। जो प्यार करता है वो अच्छा खराब दोनों को अपनाएगा। तुम पहले नहीं बताया। तुमने बस अपने लिए सोचा। पहले सोचता था, लेकिन जब से शादी की, दोनों के लिए सोचता हूँ। जब तुमने शादी के लिए कहा तो मैं टालना चाहता था, इसीलिए। फिर पता नहीं क्यों लगा कि तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम अच्छी लगने लगी, और प्यार शायद यही है। मैं पहले स्वार्थ में आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी बात, तुम्हारा साथ, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। और अब पूरा तुम्हारा हूँ। और तुम भूल गए कि तुम 4 बच्चों के बाप हो। हाँ, भूल ही गया था। प्यार नहीं जानता था। शादी मतलब औरत के साथ सोना और बच्चा पैदा करना ही जानता था। शारदा कभी तुम्हारी तरह मुझसे बात नहीं करती थी। ना ही सिनेमा देखने गई, कभी ना घूमने। कभी उसको देखकर बाहों में भरने का मन नहीं हुआ। तुम अगर समझो तो यही सच है। चलो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर उसके साथ तुमने 4-4 बच्चे पैदा किए, और मेरे साथ तुम चाहते नहीं थे। अब इसका सच भी बता देता हूँ। माँ के मरने के समय जब गांव गया था तो सब लोग मेरे हाव भाव देखकर कहने लगे कि ये जरूर किसी औरत के चक्कर में है। बाबूजी भैया सब रात दिन पूछते। उधर शारदा दिल्ली की शहरी मैम कहकर परेशान करती। दोस्त यार भी रात दिन यही सब कहते। मैं सबको वहाँ बता देना चाहता था, लेकिन माँ की तुरंत ही मौत हुई थी, इसीलिए माहौल ठीक नहीं था। उसके पहले भी जब गया था तब माँ बीमार थी। शारदा के घुटने में दर्द था। कैसे सब बताता और क्या बताता, कोई मेरी बात समझता भी नहीं। तुम एक मुझे नहीं समझ रही। वहाँ तो इतने सारे लोग थे, किस किस को समझाता। चुप रह गया। उसने लंबी सांस ली। तो तुमने क्या किया आगे? घर परिवार के जोर पर नसबंदी करवाना पड़ा, इसीलिए 1 महीना वहाँ रहना पड़ा था। क्या तुमने मुझसे शादी के बाद ये सब किया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसे बच्चा होगा? तुम कितने गिरे हुए आदमी हो, छी। उसने घृणा के स्वर में कहा। वसुधा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। नहीं, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम अपने गांव चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे धोखा दिया, एक स्त्री का अपमान किया। उसने बहुत कोशिश की वसुधा को समझाने की। बार बार माफी मांगता रहा, कोर्ट मैरिज का हवाला देता रहा, खुद को दोषी ठहराता रहा, लेकिन वसुधा बिल्कुल ही खामोश हो चुकी थी। वो कुछ बोली ही नहीं।
वो चिंता में रहने लगी और दिगंबर गिड़गिड़ाता रोता रहा। इस तरह 2 महीने निकल गए। दिगंबर के मन में आशा थी कि सब ठीक हो जाएगा। वसुधा उससे प्यार करती है, उसे ठुकराएगी नहीं। लेकिन बात नहीं बन रही थी। दिन प्रतिदिन माहौल बोझिल ही होता जा रहा था। वो हताश और निराश रहने लगा। एक दिन सुबह उठकर चुपचाप को गांव निकल गया। वसुधा से नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा था। साथ कैसे रहता भला। वसुधा सुबह उठी तो खाली चौकी देखकर समझी कि यही कहीं गया होगा दिगंबर। थोड़ी देर में लौट आएगा। अपने काम पर गई, वहां भी वो नहीं आया तो वसुधा को बेचैनी होने लगी। वो घर लौटकर दुकान पर गई तो वहां भी नहीं था। फिर उसका घर, उसका सामान देखा, वह सब कुछ वैसे का वैसा ही था। बस नहीं था तो उसका गमछा और वो डिब्बा जिसमें लड्डू लाया था। उसका मन आशंकित हो गया, कहीं आत्महत्या तो नहीं। नहीं, वो इतना भी कमजोर नहीं। दुख में आदमी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है गांव गया हो। एक घर में अनजान बनकर रहना तो मुश्किल था ही। वसुधा का दूसरा ठिकाना था नहीं तो उसके पहले ही वो छोड़ जाती सब कुछ शायद। लेकिन दिगंबर का तो दूसरा ठिकाना था गांव, जरूर वहीं गया होगा। वसुधा अगले दिन फैक्ट्री पर जाकर पता लगा आई। वो गांव ही गया था। उसने चैन की सांस ली। इधर दिगंबर जब से गांव आया था चुपचाप रहता, कोई काम नहीं करता था। बड़ा लड़का मजदूरी कर 2 पैसा लाने लगा था। वही शहर में नौकरी मिल गई थी। उम्र तो उसकी 18 भी नहीं हुई थी। लेकिन कह सुनकर काम पा गया था। शारदा को उसके हुए परिवर्तन पर फर्क नहीं पड़ा। बस रात में बिस्तर पर जब उसे पहले जैसा करते नहीं देखती तो सोचती किसी ने टोना टोटका कर दिया होगा। दिल्ली का जादू, बस यही सोच पाती। 2 साल गुजर गए। दिगंबर अपने साथियों से वसुधा की खबर लेता, मन में जाने का ख्याल लाता, लेकिन दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। वो वसुधा का सामना करने का साहस चाहकर भी बटोर ना सका था। एक दिन एक चिट्ठी आई दिगंबर के नाम की। घर में अब बच्चे पढ़े लिखे थे। बोले, बाबूजी के नाम की चिट्ठी है। दिगंबर ने देखा तो पूछा, कोई नाम भी लिखा है इस पर? नहीं तो अंदर लिखा होगा, पढ़ दूं? नहीं, तू अपना काम कर, मैं माधव भैया से पढ़वा लूंगा। मैं पढ़ सकता हूँ तो उनसे पढ़वाने की क्या जरूरत? बड़ों की बातें तू नहीं समझेगा, चल जा। दिगंबर को चिंता हो गई, चिट्ठी किससे पढ़वाए? पढ़वाने से दूसरे ब्याह की बात खुल जाती, फिर यहाँ भी हंगामा खड़ा हो जाता। अब यहाँ से भागकर वो कहाँ जाता? खैर वो शहर गया और वहाँ डाकघर के पास एक आदमी था। चिट्ठी उससे पढ़वाया, दिगंबर, मैं वसुधा, तुम वहाँ जाकर मुझे भूल गए। मुझे शादी कर जिंदगी भर साथ रहने का खातिर, लेकिन 7-8 साल में ही सब हो गया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन अभी भी कोर्ट का कागज तुम मेरे पति हो, कागज में तुम मेरे पति हो। तुम्हारी हर चीज में मेरा हिस्सा है। लेकिन मुझे ये सब सामान नहीं चाहिए। जब तुम मेरे नहीं तो तुम्हारा सामान मेरे किस काम का? तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी आदत हो गई और तुम्हारे जाने के बाद घर में अच्छा नहीं लगता। मैंने तुमको माफ कर दिया, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं बहुत बीमार हूँ मन से, बीच में शरीर भी अस्वस्थ था। लेकिन यशोदा ने मेरी खूब सेवा की। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।